आज हम भारत के भूगोल की एक बहुत ही मतलब दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, सोचिए एक ही विशाल भूभाग है, प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन इसकी एक तरफ की नदियां वो एकदम सीधी तेज रफ्तार से दौड़कर समुद्र में गुम हो जाती हैं। जैसे उन्हें कोई जल्दी हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ की नदियां वो बड़े इत्मीनान से घूमते फिरते हुए चलती हैं और अपने मुहाने पर आप कह सकते हैं सोना उगलती हैं, मतलब विशाल उपजाऊ मैदान बनाती हैं। सही बात है। तो एक ही पठार पर नदियों के स्वभाव में इतना बड़ा अंतर क्यों है? चलिए आज इसी भौगोलिक रहस्य की तह तक चलते हैं। ये वाकई एक कमाल की कहानी है। और ये सिर्फ नदियों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें भूविज्ञान है, इतिहास है, संस्कृति है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहले वो नदियां जो पठार के पश्चिमी ढलान से उतरकर अरब सागर में मिलती हैं। और दूसरे वो जो पूर्वी ढलान पर लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। इन दोनों के रास्ते, रफ्तार और मंजिल पर पहुंचने का अंदाज वो बिल्कुल अलग है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं उन तेज तरार नदियों से जो पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए। ये वो नदियां हैं जो, जैसा कि हम जानते हैं, डेल्टा नहीं बनाती। लेकिन अगर डेल्टा नहीं तो फिर ये समुद्र से मिलती कैसे हैं? वहां क्या बनता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डेल्टा बनाने के लिए नदी को अपने साथ लाई हुई बहुत सारी मिट्टी, गाद, उसको मुहाने पर जमा करना पड़ता है। लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पास, यूं कहिए, इसके लिए ना तो वक्त है और ना ही उतना सामान। अच्छा। ये नदियां बनाती हैं एस्चुएरी, यानी ज्वारनद मुख। एस्चुएरी? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि नदी समुद्र में मिलते समय एक गहरी धसी हुई घाटी बनाती है, जहां समुद्र का खारा पानी नदी के मीठे पानी से मिलता है। कोई जमाव नहीं होता, बस एक सीधी मुलाकात। मतलब ये कि ये नदियां बहुत तेजी से बहती हैं, पर इतनी तेजी क्यों? इसकी वजह है भ्रंश घाटियां या रिफ्ट वैलीज। भ्रंश घाटियां? हाँ, कल्पना कीजिए कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया हो और उसके दोनों तरफ ऊंची चट्टानी दीवारें खड़ी रह गई हों। अच्छा। नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां वो इसी तरह की धसी हुई संकरी खाई में बहती हैं। अब जाहिर है, जब ढलान इतना खड़ा और रास्ता इतना संकरा होगा तो पानी की रफ्तार तो रॉकेट जैसी होगी ही। अच्छा, तो ये धसी हुई खाई ही इनकी तेज रफ्तार का राज है। चलिए सबसे पहले नर्मदा की ही बात करते हैं। बिल्कुल। इसे तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। सही कहा। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और उन्हीं विंध्य सतपुड़ा की चट्टानी दीवारों के बीच से अपना रास्ता बनाती है। और इसका सफर सिर्फ भौगोलिक में नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। नर्मदा परिक्रमा एक बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है। हाँ, लोग नदी के किनारे किनारे पैदल चलकर इसकी परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल। और जबलपुर के पास इसका धुआंधार जलप्रपात, वो तो अद्भुत है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, पानी की बूंदें जैसे धुएं का एक बादल सा बना देती हैं। हाँ, वो नजारा नर्मदा की असली ताकत को दिखाता है। वो इसी तेज बहाव का नतीजा है। अब नर्मदा की ही तरह उसकी एक जुड़वा बहन भी है जो लगभग उसके समानांतर ही बहती है, तापी, जिसे कुछ लोग ताप्ती भी कहते हैं। अच्छा, तापी? हाँ, ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर एक भ्रंश घाटी में ही बहती है। और गुजरात का जो ऐतिहासिक शहर है सूरत, वो इसी तापी नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल। तो शायद नदी के मुहाने पर ये एस्चुरी बनने की वजह से ही वहां बंदरगाह विकसित करना आसान रहा होगा, क्योंकि गाद जमा नहीं होती थी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पकड़ा है। एस्चुरी गहरे होते हैं और बड़े जहाजों को नदी के अंदर तक आने की जगह देते हैं, जो व्यापार के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ। अब देखिए, नर्मदा और तापी तो जुड़वा बहनों की तरह हैं, दोनों भ्रंश घाटियों की मजबूरियों में बंधी हैं। लेकिन एक नदी ऐसी है जो बिल्कुल अपनी मर्जी की मालिक लगती है। आप माही नदी की बात कर रही हैं? बिल्कुल, माही नदी। हाँ, माही की कहानी तो बिल्कुल अलग है। ये वो नदी है जो कर्क रेखा को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये कैसे मुमकिन होता है? ये भूगोल का एक बहुत ही मजेदार वाकया है। माही मध्य प्रदेश से निकलकर पहले उत्तर की ओर जाती है, राजस्थान में, और कर्क रेखा को पहली बार काटती है। ठीक है। फिर ये एक बड़ा सा यू टर्न लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ गुजरात में घुसती है और कर्क रेखा को दोबारा काटते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अरे वाह। और हाँ, ये वाला सवाल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट है, इसे जरूर याद रखना चाहिए।
वाकई दिलचस्प है। इस लिस्ट में एक और जरूरी नाम है साबरमती का। हाँ, गांधी जी वाला साबरमती। जी। हाँ, साबरमती निकलती तो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से है, लेकिन इनका मुख्य बहाव क्षेत्र गुजरात है। अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहर इसके किनारे बसे हैं। और देखिए, यह नदी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नदियां आधुनिक शहरों को आकार देती हैं। अहमदाबाद का रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, हाँ, वो तो काफी प्रसिद्ध है। वो आज एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। लेकिन एक सवाल है, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स नदियों के प्राकृतिक बहाव और उनकी जो पारिस्थितिकी है उसके लिए एक दोधारी तलवार की तरह नहीं है? बिल्कुल है। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली बहस है। रिवर फ्रंट शहरों को सुंदर बनाते हैं, लेकिन नदी के इकोसिस्टम पर उनका क्या असर होता है, ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। तो ये थी पश्चिम की तेज रफ्तार वाली नदियां, जो सीधे समुद्र में समा जाती हैं। लेकिन अगर हम पठार की दूसरी तरफ देखें तो वहां की तस्वीर वो तो बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल उल्टी। वहां तो नदियां बहुत ही धैर्यवान और दानी लगती है। हाँ, वो लंबा सफर तय करती हैं और अपने साथ लाई मिट्टी से विशाल डेल्टा बनाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की ढलान बहुत धीमी है और घाटियां चौड़ी हैं, तो इन नदियों को फैलकर इत्मीनान से बहने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा। वे अपने साथ जो उपजाऊ गाद, जिसे अलूवियम कहते हैं, उसे आराम से अपने मुहाने पर जमा करती जाती हैं। और ये गाद, आप समझिए, एक तरह का प्राकृतिक सोना है जो इन डेल्टाओं को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाता है। और इस समूह की महारानी तो फिर गोदावरी ही होगी, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। बिना किसी शक के लगभग 1465 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है गोदावरी। 1465 किलोमीटर? हाँ, ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और अपने विशाल आकार की वजह से ही इसे सम्मान से दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। अच्छा, वृद्ध गंगा। जी। नासिक में इसके तट पर कुंभ का मेला भी लगता है, जो इसकी धार्मिक महत्ता को दिखाता है। गोदावरी के बाद जिक्र आता है कृष्णा नदी का। इसकी सहायक नदियां भी काफी बड़ी और महत्वपूर्ण है ना? जी हाँ, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना। खासकर तुंगभद्रा, जो खुद एक बहुत बड़ी नदी है। आपको याद होगा मध्यकालीन भारत का महान विजयनगर साम्राज्य। हाँ, वो तो तुंगभद्रा के किनारे ही था। बिल्कुल, इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे फला फूला था। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि इतिहास भी बहा कर लाती हैं। और बांधों की बात करें तो प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध भी तो कृष्णा नदी पर ही है। सही। वैसे बांधों से मुझे महानदी याद आई, जिस पर दुनिया का सबसे लंबा बांध बना है, हीराकुंड। बिल्कुल सही। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है और फिर उड़ीसा से बहती है। आपको पता है, एक जमाने में महानदी अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए उड़ीसा का शोक कहलाती थी। अच्छा। हाँ, तो हीराकुंड बांध बनाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक महत्वाकांक्षी सपना था। कैसा सपना? ये आजाद भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। उस दौर में जब देश खड़ा हो रहा था, प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसे बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। हाँ, मैंने सुना है ये सिर्फ सिंचाई या बिजली के लिए नहीं थे, ये एक संदेश थे कि भारत अब तकनीक के दम पर अपनी नियति खुद लिखेगा। हीराकुंड ने महानदी के शोक को एक वरदान में बदलने की कोशिश की। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। अब चलते हैं दक्षिण की सबसे पवित्र नदी कावेरी की ओर। कावेरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यहाँ गोदावरी और कावेरी के उपनामों में एक छोटा सा अंतर है ना? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा उसकी विशालता, उसकी लंबाई की वजह से कहते हैं। अच्छा। एक तरह से गंगा की बराबरी करने के कारण। जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा उसकी पवित्रता और धार्मिक महत्व के आधार पर कहा जाता है। मतलब एक का आधार आकार है और दूसरी का आस्था। बिल्कुल। कावेरी लोगों के जीवन और संस्कृति में बहुत गहराई तक रची बसी है। कावेरी की एक और बात मुझे हमेशा हैरान करती है। प्रायद्वीप की बाकी सब नदियां बारिश पर निर्भर करती हैं और गर्मियों में सिकुड़ जाती। हाँ, लेकिन कावेरी में लगभग पूरे साल पानी रहता है। ऐसा कैसे? इसकी वजह है कावेरी की अनूठी भौगोलिक स्थिति। ये एक ऐसी जगह पर है जहां इसे भारत के दोनों बड़े मानसूनों से पानी मिलता है। दोनों से? हाँ,
गर्मियों में जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो कर्नाटक में इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में बारिश होती है। ठीक है। और फिर सर्दियों में जब उत्तर पूर्वी मानसून लौटता है तो तमिलनाडु में इसके निचले हिस्से में बारिश होती है। अरे वाह! इस तरह इसे साल में 2 बार पानी का वरदान मिलता है, जो इसे प्रायद्वीप की अन्य नदियों से बिल्कुल अलग बना देता है। वाह, ये तो प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। तो अगर हम इन दोनों नदी समूहों की पूरी कहानी को मतलब सार में समझना चाहें तो मुख्य अंतर क्या होंगे? 3 मुख्य अंतर याद रखने हैं। ठीक है। पहला, मुहाना। पश्चिम की नदियां एस्चुरी बनाती हैं, यानी समुद्र से सीधी मुलाकात। पूर्व की नदियां डेल्टा बनाती हैं, यानी उपजाऊ जमीन का तोहफा। ठीक है, मोहाना। दूसरा, रास्ता। पश्चिम की नदियां छोटी, संकरी और सीधी भ्रंज घाटियों में तेजी से बहती हैं, और पूर्व की नदियां लंबा, चौड़ा और घुमावदार रास्ता तय करती हैं। और तीसरा है उनका चरित्र। पश्चिम की नदियां तेज, युवा और अधीर हैं, और पूर्व की नदियां शांत, परिपक्व और दानी हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। चलिए अब जाने से पहले कुछ और दिलचस्प किरदारों से मिल लेते हैं, एक तरह के रैपिड फायर राउंड में। जरूर। सबसे पहले शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी पर एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण झरना है। भारत के शुरुआती जल विद्युत संयंत्रों में से एक यहीं लगा था। अच्छा। पेरियार नदी, इसका नाम केरल के संदर्भ में बहुत आता है। पेरियार केरल की जीवन रेखा है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और राज्य के पीने के पानी और बिजली की जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है। और आखिर में एक अनोखी और थोड़ी रहस्यमयी नदी, लूनी। हाँ, लूनी की कहानी भूगोल का एक बहुत ही काव्यात्मक अध्याय है। काव्यात्मक? जी। ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से अपना सफर तो शुरू करती है, पर कभी अपनी मंजिल यानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। मतलब? ये थार के मरुस्थल से बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण की सफेद चादर में जाकर खो जाती है। अरे! यह एक ऐसी नदी है जो रास्ते में ही विलीन हो जाती है। तो आज हमने इस पहेली को सुलझा लिया। पठार के ढलान और भू संरचना ही इन नदियों के अलग अलग स्वभाव के निर्देशक हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था को गढ़ने वाली जीवन रेखाएं हैं। सही कहा। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि हिमालय की नदियों के विपरीत, जिन्हें ग्लेशियर से पानी का एक अटूट स्रोत मिलता है, ये प्राचीन नदियां पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। इनकी हर एक सांस बारिश के चक्र से बंधी है, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और यही से भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना? हाँ, और ये हमें एक बहुत गंभीर विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि जब ये नदियां पूरी तरह से वर्षा चक्र पर टिकी हैं, तो बदलते हुए जलवायु पैटर्न का, बेमौसम बारिश और लंबे सूखे का इन जीवनदायिनी जल प्रणालियों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? क्या पश्चिम की तेज रफ्तार नदियां सूख जाएंगी, और क्या पूरब की दानी नदियां अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना होगा।